हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी खिमलासा में। और मैं सौरभ दीक्षित सर। हम आज गणित कक्षा 10वीं लेकर आए हैं। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं परिचय पढ़ेंगे अपन कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का। पिछली वीडियो में हमने देखा कक्षा 1 अध्याय कक्षा 9वीं का पाठ 1। इसमें संख्या रेखा या संख्या पद्धति के बारे में संख्याओं के प्रकार वगैरह देखे थे आप। तो परिचय कक्षा 9वीं का देख लिया था, अध्याय 1 आप उसको देख सकते हो, उसमें संख्याओं के बारे में दिया गया है। आज अपन अध्ययन करेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो सबसे पहली कंडीशन बनती है कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं हमने पिछली वीडियो में देखी थी। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं को कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। दूसरी कंडीशन में बन जाएंगी वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा पर लिखी जा सकती हैं। वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा पर भी लिखी जा सकती हैं। तो संख्या रेखा किसे कहते हैं? तो हमने संख्या रेखा देखा था। संख्या रेखा ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं लिखी हो उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं लिखी हो, तो हम देख रहे हैं सर, ये संख्या रेखा कहलाती है। ये कहां तक जाती है? अनंत तक। इस साइड -1 -2 -3 -4 -5, ये अनंत तक जाती है। ये कहलाती है संख्या रेखा। तो हम कह सकते हैं जो संख्याएं संख्या रेखा पर लिखी जाती है वो संख्याएं भी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं धनात्मक व ऋणात्मक हो सकती हैं। वास्तविक संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो हमने देखा कि वास्तविक संख्याओं की 3 क्वालिटियां हैं, जैसे कि हमने देखा परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याओं में हमने देखा था वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। या हम कह सकते हैं जो संख्या बटे के रूप में होती है वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं आगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं हमने देखा था वे अभाज्य संख्याएं जो करनी वर्गमूल में लिखी जाती है, या पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो मतलब कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं सभी प्रकार की संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कक्षा 9वीं की गणित के परिचय में पार्ट 1 था, जो आपका संख्या पद्धति के परिचय में हमने देखा था। वास्तविक संख्याओं को भी लास्ट में 10वें पॉइंट पे समझाया गया था बहुत अच्छे से। तो आप देख सकते हो उस वीडियो में जाके कि वास्तविक संख्या और भी क्या कहलाती हैं संख्याओं के प्रकार। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो बनी होती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। संख्या पर संख्या रेखा पर लिखी जाती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं। ये कुछ क्वालिटियां थी वास्तविक संख्याओं की। अगली हेडिंग एक प्रमेय दी गई है आपकी बुक में, कक्षा 10वीं की गणित की बुक में, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं वे भाज्य संख्याएं जिनके गुणनखंड को हम अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो अंक गणित की आधारभूत की प्रमेय कहलाती है। तो कह सकते हैं हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में क्या कह सकते हैं? प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में
व्यक्त किया जा सकता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब तक उसके गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में ना हो जाए तब तक हम उस संख्या को उसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई संख्या है 66, 66 संख्या यदि दी है हमारे लिए, इसके यदि गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड निकालने का तरीका कक्षा 8वीं में भी आप लोगों ने सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो उसके लिए भी अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ विभाज्यता के नियम लगते हैं। गुणनखंड में क्या होते हैं, विभाज्यता के नियम। तो कुछ विभाज्यता के नियम होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा 2 से विभाज्यता। एक 2 से विभाज्यता होती है, एक 3 से विभाज्यता। तो 2 से विभाज्यता के नियम में क्या कहती है, यदि कोई संख्या का इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ये 2 की विभाज्यता का नियम कहता है। तो हमें किसी संख्या के लास्ट में या उसका इकाइकांक यदि 0, 2, 4, 6, 8 दिखता है तो हम कह सकते हैं वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं की अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, यदि कोई संख्या लिखी है भाई 63, इनके अंकों का योग मतलब अंक कौन है 6 और 3, इनका योग 6 और 3 कितने हुए 9। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो क्या देख रहे हैं आप लोग, 3 से 9 कट जाएंगे, 3 त्रिका 9। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या की इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 3016 है, तो इसके लास्ट में कितने हैं 16, और 16 कितने से विभाजित होती है 4 से विभाजित होती है, 4 चौकी 16। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 5 की विभाज्यता का नियम भी कहती है, 5 की विभाज्यता का नियम कहती है कि यदि किसी संख्या की इकाइकांक, यदि किसी संख्या की इकाइकांक 0 या 5 हो, यदि किसी संख्या के इकाइकांक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हमने लिख दिया 420 या 325, कोई भी संख्या देख लेंगे जिसके लास्ट में इकाइकांक क्या हो 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम संख्या 66 के गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख रहे हैं हम कि इकाइकांक कितना है 6 है, तो 6 मतलब 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 3 6, 2 3 6, 3 बार चला गया। इसके बाद देखेंगे हम, अब इसकी लास्ट में 3 आ गया है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो हम देख रहे हैं ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो फिर देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग, तो हम देख रहे हैं अंक 3 और 3, इनका योग कितना है 3 और 3 6, 3 से विभाजित हो रहे हैं, 3 दूनी 6, अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित करने के लिए 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसके बाद देख रहे हैं कि अब 11 आ गए हैं, 11 में 2 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में किसी का भाग नहीं जाता। तो कितने का जाएगा 11 का, 11 एकम 11। तो हम देख रहे हैं 66 के जो गुणनखंड निकले वो कितने निकलेंगे 2 गुणित 3 गुणित 11। तो 66 के गुणनखंड निकले 2 गुणित 3 गुणित 11। तो क्या कह रही थी प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने देखा 66 एक भाज्य संख्या थी और इसके जो गुणनखंड निकले वो 2, 3 और 11 निकले जो कि क्या है अभाज्य है। अर्थात ये प्रमेय यहाँ लागू हो जाती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर, परिचय में एलसीएम और एचसीएफ। मतलब आपने नाम सुने होंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम सबसे पहले देख रहे हैं, एलसीएम मतलब हिंदी में कह सकते हैं, कहते हैं इसको लघुत्तम समापवर्तक। उसका नाम ही लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम मतलब क्या होता है, लघुत्तम मतलब वह छोटी से छोटी, लघु मतलब छोटा, तो लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी। तो हम कह सकते हैं एक छोटी सी परिभाषा लिखेंगे इसमें, वह छोटी से
वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो। हम कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्धक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अब लघुत्तम समापवर्धक के लिए दो संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, तीन का भी निकाल सकते हैं, जितनी भी संख्याओं का चाहे उतने का निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या देखा सर, 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो भाई छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि भाई छोटी से छोटी संख्या, तो हमने देखा भाई 2 तो है, 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 से विभाजित हो रही है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही, तो 2 नहीं होगी। इसके बाद 3 देखा, 3 में 3 का जा रहा है लेकिन 2 का नहीं जा रहा, तो यह भी नहीं होगी। इसके बाद 4 देखा, 4 में 2 का जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं होगी। 5 देखी हमने, 5 में कितने का, 2 का भी नहीं जा रहा है और 3 का, तो वैसे ही नहीं होगी। हमने देखी 6 में 2 का जा रहा है, 2 3 6, और 3 का भी जा रहा है, 3 दूनी 6। तो हम देख रहे हैं कि भाई छोटी से छोटी संख्या कितनी है, 6 है, जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। हम बात करेंगे 6 के बाद और आगे संख्या, 7 नहीं होगी, 8 नहीं होगी। इसी प्रकार देखेंगे हम 12, तो 12 देखेंगे, 2 6 12, 3 चौके 12, तो 12 एक एलसीएम नहीं होगा, 12 3 और 6, 2 और 3 का एलसीएम 12 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा में लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः। तो छोटी से छोटी संख्या कौन है, 6। इससे कोई छोटी संख्या हो तो बताओ, नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 6 ही है, इसलिए इनका एलसीएम कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। तो ऐसे याद करने के लिए तो अपन को बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्याएं भी दी रहेंगी। तो इसको हल करने के लिए एलसीएम लघुत्तम समापवर्धक याद करने के लिए 2 विधियां दी गई हैं। एक विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भाग विधि। एलसीएम ज्ञात करने की या लघुत्तम समापवर्धक ज्ञात करने की एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक सवाल 2 और 3 ही दिया था, जैसे हमने 2 के गुणनखंड अलग निकालेंगे इसमें और 3 के गुणनखंड अलग निकालेंगे, तो इसमें कितने का जाएगा, 2 का, 2 एकम 2, इसमें 3 का, 3 एकम 3। तो हम देख रहे हैं 2 के गुणनखंड क्या निकले, कुछ नहीं निकले, मतलब 1 2 नहीं 2। 3 के देखेंगे तो 1 या 3, और कुछ निकले क्या, नहीं निकले। इसी प्रकार हम देखेंगे अब जो एलसीएम निकलेगा, लघुत्तम समापवर्धक निकलेगा, वो 2 और 3 का कितना निकलेगा, इनका गुणा। तो इनके गुणनखंड क्या है सर, 2 और 3, तो 2 3 कितने निकले, 6। तो एक गुणनखंड विधि हो गई। इसके बाद देखते हैं हम दूसरी विधि है भाग विधि, एलसीएम लघुत्तम समापवर्धक ज्ञात करने की भाग विधि। इसमें क्या करेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम निकालना है, तो इसमें 2 और 3 को एक साथ लिख देंगे गुणनखंड में, इस प्रकार से। तो अब इसमें देखेंगे सबसे पहले कितने का भाग जा रहा है, इसमें 2 का, 2 एकम 2, अब 1 आ गया, फिर कौन बची यहाँ पे 3, अब कितने का देंगे, अब 2 का नहीं जा रहा है, इसमें 3 का जाएगा, 3 एकम 3। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इनको क्या देंगे, भाग देना है। तो हमें यहाँ पे देखेंगे इनकी जो गुणनखंड निकली वो इनका उनका गुणा ही क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम। एलसीएम 2 3 का हो जाएगा 2 गुणित 3, जितना आ गया 6। किसी भी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है या एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भी हम 2 विधियों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे यदि कोई संख्या 4 और 6 है, यदि हमें 4 और 6 का एलसीएम निकालना है दोनों विधियों के माध्यम से, तो क्या करेंगे, तो 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे 4 की गुणनखंड। सबसे पहले गुणनखंड विधि में 4 के गुणनखंड निकालेंगे और 6 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 के गुणनखंड में वही 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके बाद 6 के गुणनखंड निकालेंगे, तो 4 के गुणनखंड कितने निकले, 2 गुणित 2,
6 के गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 का जाएगा, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 6 के गुणनखंड निकाले आपने 2 गुणे 3, इतने ही निकले। इसके बाद क्या निकालना है इनका एलसीएम, कितने कितने का, 4 और 6 का। जो गुणनखंड यहाँ प्राप्त हुए उन संख्याओं में हमें देखना है कि कोई संख्या कॉमन तो नहीं है, तो कॉमन है दोनों में, वो एक बार लिखी जाएगी। तो इसके बाद इसके गुणनखंड में देखेंगे कितने लिखे, 2, और 2 2 एक बार लिखे जाएंगे क्योंकि कॉमन है। यदि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 होता तो वो भी एक ही बार लिखा जाता। इसके बाद और कौन बचा यहाँ पे, 3, तो हम क्या कह सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इनका एलसीएम कितना निकल के आ गया, 12। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि। अब देखते हैं कौन सी विधि, भाग विधि। किसके लिए, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए। तो हमें 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 और 6 को भाग विधि से हल करने के लिए एक साथ गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो इसमें भाग तब तक देंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। तो देने के लिए सबसे पहले कितने का जाएगा, 2 का, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसके बाद देख रहे क्या, इसमें कितने का जा रहा है, 2 का, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा है तो 3 जो कि त्यों लिख देंगे। इसके बाद क्या देख रहे, 3 में कितने का जा रहा है, 3 का, 3 एकम 3, एक जो कि। तो हम क्या देख रहे कि इनके गुणनखंड में एक एक नीचे आ गया है, मतलब कह सकते हैं अब हमें हल नहीं करना है। तो एलसीएम निकालेंगे 4 और 6 का भाग विधि से, कितना हो जाएगा, इनके गुणनखंड लिख देंगे जो निकले हैं, 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो हम कह सकते हैं कि इनका एलसीएम भी कितना निकला, 12। तो क्या है, ये दोनों विधियां हैं, जो भी विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड एलसीएम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। अब हम देखते हैं आगे महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या, उसका नाम ही हो रहा महत्तम। महत्तम मतलब कह सकते हैं, महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी कह सकते हैं उसमें। एलसीएम लघुत्तम क्या कहलाता, छोटी से छोटी। महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी। तो इसके लिए भी एक छोटी सी परिभाषा लिख सकती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे महत्तम समापवर्तक में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, वो क्या कहलाती है, उनकी महत्तम समापवर्तक कहलाती है। मतलब वह संख्या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे हमने देखा कोई भी संख्या ले ली, 4 6, दो संख्या है वो ही ले ली, ये एलसीएम में ली थी हमने लघुत्तम समापवर्तक में। तो 4 और 6 इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना निकला था, 12। अब हमें क्या निकालना है, इसका महत्तम समापवर्तक। तो इसके लिए भी कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। एक कौन सी विधि है, एक है गुणनखंड विधि और एक दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 के गुणनखंड अलग निकालेंगे और 6 के गुणनखंड अलग निकालेंगे। वही तरीका रहेगा गुणनखंड निकालने के लिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसी प्रकार इसमें 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 4 के गुणनखंड कितने निकले, 2 गुणे 2। 6 के गुणनखंड कितने निकले, 2 गुणे 3। अब हमें क्या निकालना है, चूंकि महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है कितने का, 4 और 6 का। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी क्या किया था हमने लघुत्तम समापवर्तक में कि इन दोनों में जो कॉमन था उसको एक कर दिया था और जितनी भी गुणनखंड निकले थे उनको क्या कर दिया था, गुणा में लिख दिया था। अब क्या करना है, एचसीएफ में जो संख्या इन दोनों के गुणनखंड में, 4 के और 6 के गुणनखंड में जो संख्या कॉमन होगी वही उसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। जैसे हमने देखा कि 4 और 6 में कॉमन क्या है, इसमें 2 दिख रहे हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। यदि इसमें भी 3 होते तो क्या हो जाता, फिर इसमें 3 का गुणा भी हो जाता, तो फिर 2 3 6 हो जाता। मगर इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन है, इसलिए एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा, इनका 2 आ जाएगा। तो ये है गुणनखंड विधि। तो हम क्या देख रहे हैं, इसी प्रकार से भाग विधि देखेंगे। भाग विधि के लिए क्या है, 4 और 6 वही तरीका तो वही रहेगा लगभग। इसमें क्या रहेगा, 4 और 6 में हम देखेंगे बड़ा कौन है,
6 बड़े हैं, इससे 4 से। जो संख्या बड़ी होगी उस संख्या में छोटी संख्या से क्या दे देंगे, भाग। तो इन दोनों में बड़े कौन है, 6, छोटे कौन है, 4। तो 6 में किससे भाग देंगे, 4 से। तो भाग देने का तरीका थोड़ा सा यहाँ अलग रहेगा। तो 6 में हम 4 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, यहां से घटाया, 6 में से 4 गए, कितनी बची, 2 बची। यहाँ जो शेषफल बचेगा, अगली कंडीशन में जो शेषफल बचेगा वो यहाँ पे भाजक का काम करने लगेगा। इसका काम करने लगेगा, भाजक का। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है ये कहलाती है भाज्य। यहाँ पे जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक। जो भाग देने के बाद जो उत्तर मिलता है वो कहलाता है भागफल। इसके बाद जो नीचे शेष बचता है वो क्या कहलाता है, शेषफल। तो इसी प्रकार हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा शेषफल बचेगा वो अगली कंडीशन में भाजक बन जाएगा। तो जो हमारा भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से भाग देंगे 4 में। भाग देने के लिए बोल सर विधि 2 दूनी 4, भाग देंगे, 4 में से 4 घटाए, क्या बची, कुछ नहीं बचा। तो अंतिम संख्या, अंतिम जो भाजक रहेगा हमारा वही क्या रहेगा, हमारा एचसीएफ रहेगा संख्याओं का। अंतिम भाजक कौन सी संख्या है, 2 है, जिसमें हमने भाग देने पर हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो अंतिम भाजक जब शेषफल क्या बचे, 0 बचे, तो हम कह सकते हैं क्या, वह हमारा एचसीएफ हुआ। तो भाग विधि से एचसीएफ कितना निकला, 4 6 का एचसीएफ कितना निकला, 2 निकला। इसी प्रकार यहाँ भी गुणनखंड विधि से भी कितना निकला था, 2 निकला था। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 क्या है, 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो हम क्या देख रहे हैं, 4 को सबसे बड़ी चाहिए हमारे लिए, तो 2 देखा हमने, 1 देखा सबसे पहले, तो 1 से बड़ी 2 है, 2 देखा, 2 दूनी 4, 2 3 6। इससे बड़ी कौन है, 3 नहीं होगी, क्योंकि 3 का 4 में 3 का नहीं जा रहा है, 6 में तो जा रहा है। इसके बाद 4 देखी तो 4 में 4 का जा रहा है, लेकिन 6 में नहीं जा रहा है। इसके बाद 5 तो होगी नहीं, 6 भी नहीं होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 2 है, जो क्या है, दोनों संख्याओं को क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे वास्तविक संख्याओं की परिचय में, जो आप लोगों के लिए अगली प्रश्नावलियों में आगे आएंगे और आप लोगों के लिए हल करने में मदद करेंगे, गणित को भी हल करने में मदद करेंगे। इसलिए इस प्रकार से ये आप लोगों पे बन जाएंगे। आशा करते हैं जी आपको सभी को समझ में आए होंगे। और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो की ओर, और तब तक के लिए जय श्री राम। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, लाभ हो। तो कृपया करके आप सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें, कोई प्रकार की समस्या है तो उसके लिए कमेंट करें। और अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।